हेलो एंड वेलकम बैक। आज का यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 1 की छात्राओं के लिए है। आज हम लोग पेपर 1 के अंतर्गत पर्सनालिटी वाले चैप्टर को ही आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने व्यक्तित्व का जो स्वभाव है, उसका नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बिग 5 फैक्टर्स, ट्रेड थ्योरी, इन सब चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। पर्सनालिटी को अलग अलग डेफिनेशन के नज़र में भी हमने समझा और देखा। और आज के इस वीडियो लेक्चर का विषय है पर्सनालिटी का ही एक थ्योरी, जिसको हम लोग टाइप थ्योरी या टाइप अप्रोच कहते हैं, यानी प्रकार सिद्धांत। तो प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के स्वरूप को कैसे समझाया है, या व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है, व्यक्तित्व से क्या आशय समझें, इस बारे में क्या विचार रखे हैं, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन जब हम लोग प्रकार सिद्धांत अभी आगे पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि एक सिद्धांत या प्रकार सिद्धांत का एक भाग हिपोक्रेट्स का दिया हुआ है, और हिपोक्रेट्स के सिद्धांत का जो काल है, जो समय है, जिस समय उन्होंने यह सिद्धांत दिया था, वह 400 बीसी के आसपास जाता है। 400 बीसी का मतलब होता है ईसा से 400 साल पहले, यानी आज से देखें हम लोग तो 2400 से भी ज़्यादा साल पहले उन्होंने यह सिद्धांत दिया था। अब हम लोग आते हैं कि जब आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई थी, तो हम लोगों का स्वाभाविक जवाब होता है कि 1879। 1879 ही वह साल था जिस साल लिपजिंग शहर में, जो कि जर्मनी के अंतर्गत आता है, वहाँ पर विलियम उंट ने क्या किया, एक औपचारिक प्रयोगशाला की शुरुआत की। फॉर्मल लेबोरेटरी मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने शुरू किया, और उस दिन से मनोविज्ञान की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत अगर 400 बीसी में भी दिए जा रहे थे, 2400 साल पहले भी दिए जा रहे थे, तो दोनों में कहाँ पर डिमार्केशन करना है, मतलब दोनों में क्या डिस्टिंक्शन है, अंतर क्या है, किस बारे में कह रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि मनोविज्ञान की शुरुआत 1879 में हुई, तो उसके पहले क्या हो रहा था। तो इन दोनों में अंतर समझने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं, और उसके बाद वापस हम लोग टाइप अप्रोच की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, जब से मानव इस धरा पर आया है, और जब से उसमें सोचने समझने की शक्ति का विकास होना शुरू हुआ है, या उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज, संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना शुरू हुआ, तभी से यह स्वाभाविक ही है कि मानव अपने स्वभाव के बारे में चिंतन करता हो, यानी ह्यूमन नेचर कैसे काम करता है, किस तरह से आदमी सोचता है या संज्ञानात्मक कार्य करता है, इस बारे में मानव अपने अस्तित्व के शुरू से ही, जब से उसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास हुआ है, तभी से वह ऐसे प्रश्नों को पूछ रहा है और उसका उत्तर जानने की कोशिश कर रहा है। तो उस सेंस में अभी हम लोग जब डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि 5th बीसी, यानी ईसा से 500 साल पहले भी, जब प्लेटो, एरिस्टोटल, अरस्तु जिनको कहते हैं हम लोग, ये लोग भी वही सवाल पूछ रहे थे मानव स्वभाव के बारे में, जो कि आज या आधुनिक मनोविज्ञान के मनोवैज्ञानिक पूछते हैं। जैसे कि मेमोरी, थिंकिंग, मानव कैसे सोचता है, कैसे व्यवहार करता है, हमारा व्यक्तित्व कैसे बनता है, ये इस तरह के सवाल ही उस समय भी 5th बीसी में भी, 5th सेंचुरी बीसी में भी वो लोग पूछ रहे थे। तो फिर अंतर क्या था? अंतर इतना था कि जो सवाल उस समय पूछे जा रहे थे वही सवाल आज भी पूछे जाते हैं, लेकिन उन सवालों के उत्तर पाने की जो विधि थी, जो तकनीक थी, उनमें अंतर आया। तो अगर हम लोग और स्पष्ट होके कहें, तो पहले जो दार्शनिक थे, जो फिलोसफर थे प्योर, अरस्तु हो गए या प्लेटो हो गए,
वो लोग इन सवालों का जवाब किन विधियों से जानना चाह रहे थे? स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन होता है चिंतन ही है, बट काल्पनिक चिंतन तरह का चीज़ है। मतलब आप स्पेक्यूलेट करते हैं किसी विषय पर, बहुत सोच विचार करते हैं और उससे जो निकल के आता है निष्कर्ष वो हुआ। तो इंट्यूशन, इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन है कि आपको अपने सोच विचार के आधार पर या आपको अपने मन में कोई इंट्यूशन आ गई, कोई धारणा आ गई और उसके हिसाब से आप सोचना शुरू किए। तीसरा था जनरलाइजेशन। किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के व्यवहार में आपने कोई चीज़ ऑब्जर्व किया, देखा और उसको सारे व्यक्तियों पर लागू करने का प्रयास किया कि हाँ भाई, इन्होंने इस परिस्थिति में इस तरह से सोचा या इस तरह से व्यवहार किया, तो हमने मान लिया कि हाँ, पूरा मानव जो है वो ऐसे ही सोचता है। तो ये पुरानी पद्धतियाँ थी सोचने की, जो दार्शनिक लोग थे उनकी विधियाँ थी। इनमें समस्या क्या थी? समस्या थी इनमें वैज्ञानिकता का अभाव होना। जो साइंटिफिक थ्योरी होती है, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होता है, उसके कुछ स्पष्ट मानक होते हैं और उन मानकों को अगर वो विधि पूरा करती है तभी उससे प्राप्त ज्ञान को हम वैज्ञानिक मानते हैं। तो 1879 के बाद जो मनोविज्ञान का दौर शुरू होता है, उसमें हमारे मेथड्स क्या हो गए? मनोविज्ञान की विधि क्या हो गई? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब नियंत्रित पर्यवेक्षण का दौर आया। दूसरी विधि थी एक्सपेरिमेंटेशन। जैसा कि हमने अभी बताया कि पहली लेबोरेटरी की शुरुआत हुई तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन। तो हम लोगों को हमेशा यह बात समझनी है कि जब भी हम लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान एक नया विषय है, तो आज के जिन शब्दों में या वैज्ञानिकता के मानक से देखें तो मनोविज्ञान एक नया विषय है, लेकिन अगर उसकी जड़ों में जाएं तो वह काफ़ी प्राचीन समय से ही उस पर काम होते रहा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 1879 के बाद के यानी आधुनिक मनोविज्ञान में और 1879 के पहले के मनोविज्ञान में क्या अंतर था, तो आपको यह बताना होगा कि जिन विधियों से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन विधियों में दोनों ही दौर में बहुत ही रिमार्केबल डिफरेंस था। जहाँ पहले स्पेकुलेशन, इंट्यूशन और जनरलाइजेशन का सहारा लेते थे दार्शनिक, वहीं बाद में चलकर आगे चलकर मॉडर्न साइकोलॉजी में हम लोग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के सहारे ही अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग आते हैं वापस से अपने आज के टॉपिक पर, टाइप अप्रोच। तो जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पर्सनालिटी पढ़ा और पर्सनालिटी के बारे में कहा कि जो मानव के गुण कंसिस्टेंट होंगे और यूनिक होंगे, यानी जिनमें निरंतरता पाई जाएगी, और जो अनन्य होंगे उन्हीं से मानव के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और उसमें हम लोग अलग अलग सिद्धांत के माध्यम से व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। टाइप थ्योरी की बात करें, प्रकार उपागम की बात करें, तो इस अप्रोच में व्यक्तियों को अलग अलग प्रकारों में बांटा जाता है और यह मानकर चला जाता है कि एक प्रकार में जो व्यक्ति आएंगे उनके शील गुणों में या उनके व्यवहार के गुणों में समानता पाई जाएगी। किसी भी मतलब एक टाइप में बांटे हम, जैसे मान लीजिए हिपोक्रेट्स की बात कर रहे हैं हम, तो उन्होंने व्यक्तित्व को 4 प्रकार में बांटा। तो वह यह मानकर चल रहे हैं कि इसमें से अगर आप पहले प्रकार में आते हैं तो जो भी व्यक्ति आएंगे उनके गुणों में समानता पाई जाएगी। अवधारणा क्या है? जो प्रकार सिद्धांत है उसके पीछे की अवधारणा क्या है? बेसिक विचार क्या है? मूल विचार क्या है? क्यों इस तरह ऐसे सिद्धांतवादी क्या विचार लेकर आगे बढ़ रहे हैं? टाइप थ्योरी इज द बिलीफ दैट एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी कैन बी क्वांटिफाइड इनटू अ फ्यू यूनिक कैटेगरीज। तो ये सिद्धांतवादी मानते हैं कि सभी व्यक्तियों को कुछ खास कैटेगरी में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कुछ खास वर्गों में, प्रकारों में हम बांट सकते हैं, और जो भी एक प्रकार के गुण होंगे, माने किसी एक टाइप का जो गुण होगा उसमें समानता पाई जाएगी।
These theorists attempt to understand human personality by examining certain broad patterns in the observed behavioral characteristics of individuals. जो व्यवहार प्रारूप वो देखने की कोशिश कर रहे हैं वो ब्रॉड तरीके का ढूंढ रहे हैं, एक बड़ा व्यवहारिक व्यवहार का पैटर्न ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे गुणों को शामिल किया जा सके और उसके आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया जा सके. Each behavioral pattern refers to one type in which individuals are placed in terms of the similarity of their behavioral characteristics with that pattern. जैसे जिन्होंने भी प्रकार थ्योरी में बांटा है, हिपोक्रेट्स हो, सेल्डन हो, और उनके किसी एक प्रकार के गुणों में अगर आपके जो गुण हैं वो मिलते हैं उनसे, तो आपको उस कैटेगरी में रखा जाएगा. तो एक एक करके देख लेते हैं हम जो मेजर प्रकार सिद्धांत दिए गए हैं उनको. तो सबसे पहले हम बात हिपोक्रेट्स की करेंगे क्योंकि उन्होंने शुरुआती सिद्धांत उन्हीं की ओर से दिया गया था. अभी जैसा कि हमने बताया भी कि 400 BC में, ईसा से 400 साल पूर्व में ही उन्होंने यह सिद्धांत दे दिया था. उनका यह जो 4 प्रकार थे वह ह्यूमर या फ्लूइड पर बेस्ड थे. ह्यूमर या फ्लूइड क्या है? उनके हिसाब से हमारे शरीर में 4 मुख्य द्रव पाए जाते हैं, फ्लूइड या ह्यूमर जिसको उन्होंने कहा. क्या है वो? येलो बाइल जिसको हम लोग पीला पित्त कह सकते हैं हिंदी में, ब्लैक बाइल जिसको हम लोग काला पित्त कह सकते हैं, तीसरा है रक्त, ब्लड, और चौथा है फ्लेम. फ्लेम क्या होता है? कफ बोलते हैं उसको या श्लेष्मा बोलते हैं. प्रत्येक व्यक्ति में इन चारों द्रवों में से कोई एक द्रव अधिक प्रधान होता है और व्यक्ति का जो स्वभाव है, जो टेम्परामेंट है, उसकी जो चित्त प्रवृत्ति है, वह उसी द्रव की प्रधानता से निर्धारित होता है. इसी आधार पर, इसी को बेस बनाकर उन्होंने व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 4 प्रकारों में बांटा. पहला क्या कहा उन्होंने? पहला प्रकार उन्होंने बताया सैंग्विन. अब हम लोग देखते हैं कि सैंग्विन प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनके क्या गुण हैं. सैंग्विन प्रकार के व्यक्ति मुख्यतः ऑप्टिमिस्टिक टाइप के व्यक्तित्व रखते हैं, यानी आशावादी विचार रखते हैं. तो उनको उत्साही या आशावादी कह सकते हैं. अगर आप सैंग्विन को ट्रांसलेट करना चाहें हिंदी में, तो उसका नियरेस्ट जो हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है वह होगा उत्साही या आशावादी. तो सैंग्विन प्रकार के व्यक्तित्व में 4 द्रवों में बताया हमने कि किसी न किसी की प्रधानता होगी. तो इनमें रक्त वाले द्रव की प्रधानता होती है, ब्लड की प्रधानता होती है. अब हम लोग अगला देख लेते हैं कि अगला जो है क्लोरिक. तो क्लोरिक में कौन से गुण? क्लोरिक जो है वो गुस्सैल और मूडी और चिड़चिड़ापन उसका विशेष गुण है. इसमें किस द्रव की प्रधानता होती है? पीले पित्त की. और ऐसे व्यक्ति का टेम्परामेंट कैसा होगा? उसमें चिड़चिड़ापन रहेगा, बेचैनी होगी और तुनक मिजाज या इरिटेटिव टाइप के होंगे. अब हम लोग आते हैं मेलनकोलिक पर. मेलनकोलिक वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिनमें कि काले पित्त की, ब्लैक बाइल की प्रधानता होगी, और ऐसा व्यक्ति नॉर्मली डिप्रेस्ड या उदास रहता है. तो ऐसे व्यक्ति को पहचानने का सबसे प्रमुख तरीका है कि जिसमें विषाद या निराशा के लक्षण दिखे जाएंगे, उनको हम मेलनकोलिक या निराशावादी कह सकते हैं. अब आते हैं हम लोग चौथे प्रकार यानी कि फ्लेगमेटिक पर. तो फ्लेगमेटिक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे व्यक्तियों में फ्लेग्म या जिसको हम लोग हिंदी में कफ या श्लेष्मा कहते हैं, उसकी प्रधानता ज़्यादा होती है. और जिस व्यक्ति में कफ या श्लेष्मा वाले द्रव की प्रधानता होती है वह शांत स्वभाव का होता है, उसका व्यक्तित्व शांत प्रकार का होता है. नॉर्मली वह निष्क्रिय या भाव शून्यता के गुण ऐसे व्यक्ति में पाए जा सकते हैं. और इनको एक तरह से विरक्ति जिसको कहते हैं हम लोग कि बाकी चीज़ों से कटा कटा सा रहना, उस तरह का गुण ऐसे व्यक्तियों में देखा जा सकता है. एक सवाल यह उठता है कि यह सिद्धांत
अभी कहाँ स्टैंड करता है, मतलब जो व्यक्तित्व के क्षेत्र में रिसर्च हुए इतने दिनों तक, उनके आधार पे क्या निष्कर्ष निकला? क्या हिपोक्रेट्स का दिया हुआ यह सिद्धांत अभी भी सही है? क्या इट स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम? समय के साथ क्या इसको स्वीकार किया गया? इसका जवाब है कि ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों ने या आज के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इस सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। और ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा मानना है आज के मनोवैज्ञानिकों का कि व्यक्ति के जो सीलगुण हैं और उसके जो टेम्परामेंट है, चित्त प्रवृत्ति है, उसका संबंध शारीरिक द्रव से होना सीधा सीधा प्रमाणित नहीं होता है। यानी अभी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आधार उसके शरीर में पाए जाने वाले द्रवों से जोड़ा जा सकता है। अब हम लोग अगला जो टाइप थ्योरी करेंगे उसको सेल्डन ने दिया। और सेल्डन ने क्या किया? सेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर यह टाइपोलॉजी बनाई। इसको शरीर गठन सिद्धांत या कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप भी कहते हैं। यानी शरीर का जो गठन होगा उसके हिसाब से इन्होंने व्यक्तियों के व्यक्तित्व को बांटा। और इन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 प्रधान भागों में बांटा था। तो पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है एंडोमॉर्फी या एंडोमॉर्फ्स जिनको हम कहते हैं। ऐसे व्यक्ति मोटे और नाटे होते हैं, इनका शरीर गोल हो सकता है, गोलाकार दिखता है। और इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति को सेल्डन के हिसाब से देखें तो ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, खुशमिजाज, सामाजिक, खाने पीने की चीज़ों में अधिक रुचि दिखाने वाले होते हैं। इनके लिए एक और टर्म का उपयोग किया सेल्डन ने, विसेरोटोनिया। विसेरोटोनिया भी होता है जिसका उपयोग एंडोमॉर्फ्स पीपल के लिए कर सकते हैं हम लोग। दूसरा जो टाइप है वह है एक्टोमॉर्फ्स या एक्टोमॉर्फी। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कद में लंबे होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर की मांसपेशियां अविकसित होती हैं और इनका पूरा गठन जो होता है वह पतला या इकहरा होता है। इनकी टेम्परामेंट को सेल्डन कह रहे हैं सेरिब्रोटोनिया। यानी इंडोमॉर्फ लोगों के टेम्परामेंट को सेल्डन ने विसेरोटोनिया का नाम दिया, विसेरोटोनिया का। और एक्टोमॉर्फी लोगों के टेम्परामेंट को सेरिब्रोटोनिया के नाम से सेल्डन ने। और ऐसे व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? ऐसे व्यक्ति अकेले रहना तथा लोगों से कम मिलना जुलना अधिक पसंद आता है। ऐसे लोग संकोचशील और लजालू भी होते हैं और इनमें हो सकता है कि नींद संबंधी शिकायत भी पाई जाए। तीसरा जो टाइप सेल्डन ने बताया वह है मेसोमॉर्फी। मेसोमॉर्फी में क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां चुस्त दुरुस्त होती हैं, काफ़ी विकसित होती है, शारीरिक गठन बहुत सुडौल होता है। और ऐसे व्यक्तियों के टेम्परामेंट को सेल्डन कहते हैं सोमैटोटोनिया। सोमैटोटोनिया टाइप के व्यक्ति। इनमें क्या होगा? जोखिम तथा बहादुरी के कार्य करने की तीव्र प्रवृत्ति होती है, यानी ये रिस्क लेना पसंद करते हैं। अपनी बात को एसर्टिव तरीके से, दृढ़ तरीके से करने में यकीन रखते हैं, आक्रामक होते हैं। और ऐसे लोग दूसरों को आदेश देने में आनंद प्राप्त करते हैं या उनको दूसरों पर आदेश देने में अच्छा लगता है। अब आते हैं हम लोग जुंग की थ्योरी पर। और जुंग ने अपनी थ्योरी में कितने तरीकों में बांटा व्यक्ति के व्यक्तित्व को? सिर्फ 2, इंट्रोवर्ट्स, एक्सट्रोवर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स को हम लोग कहते हैं बहिर्मुखी प्रकार का व्यक्तित्व, और एक्सट्रोवर्ट को अंतर्मुखी प्रकार का व्यक्तित्व कहते हैं हम लोग। सामान्य भाषा में भी हम लोग लोगों को इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के रूप में बांटते रहते हैं। तो इस थ्योरी को काफ़ी स्वीकार्यता प्राप्त है लोगों के माने जनरल साइकी में भी यह विचार दृढ़ घर कर गया है। लोग इसको सामान्य तौर पर भी यूज करते हैं। तो जुंग के हिसाब से बहिर्मुखी व्यक्ति कौन है?
और अंतर्मुखी व्यक्ति कौन है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्तियों के कौन से गुण हैं। जो अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वह समाज के दूसरे लोगों से कम संपर्क रखना पसंद करेगा। उसके जो दोस्त होंगे वह सीमित होंगे, वह कम लोगों से गहरी दोस्ती बनाना पसंद करेगा। सेल्फ सेंटर्ड होगा, अपने प्रति सेल्फ सेंटर्ड कहें उसको, या फिर अपने बारे में बार बार जिसको ख्याल आते रहे, सोचते रहे, उस तरह के विचारों वाला ऐसा व्यक्ति होगा। दूसरी तरह जो व्यक्ति बहिर्मुखी है वह ज़्यादा सामाजिक होंगे, दूसरे लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, अपनी बात को, जो भी उनके मन में जो विचार हैं उसको आसानी से वह दूसरों के सामने प्रकट कर पाते हैं। जबकि अंतर्मुखी व्यक्ति अपने विचारों को दूसरों के सामने स्पष्टता से व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो संकोची होता है। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होगा वह फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, बहुत संवेदनशील होता है, और अपने जो उसके आइडियाज़ हैं उसमें वो रिजिड रहता है, कठोर रहता है, जो भी उसके विचार आ जाएंगे। जबकि एक्सट्रोवर्ट्स जो हैं वह दूसरे लोगों का सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, उदार होते हैं, हिम्मती होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो दोस्त बनाना चाहते हैं। चाहे सामाजिक जो दूसरी गतिविधियां हैं, पार्टी करना और ऐसे जो स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं या कुछ हैं, उसमें वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है, ये जुंग ने नहीं दी थी। जुंग ने सिर्फ बहिर्मुखी और अंतर्मुखी में ही बांटा था व्यक्ति के व्यक्तित्व को, लेकिन बाद के मनोवैज्ञानिकों ने एक एम्बीवर्ट टाइप भी बताया, और उन्होंने बोला कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कि आप पूरी तरह से इंट्रोवर्ट या पूरी तरह से एक्स्ट्रावर्ट्स के दायरे में रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें कुछ हद तक अंतर्मुखी लोगों के गुण भी पाए जाते हैं और कुछ बहिर्मुखी लोगों के गुण भी पाए जाते हैं। किसी किसी परिस्थिति में हो सकता है कि कोई व्यक्ति अंतर्मुखी स्वभाव स्पेसिफिक व्यवहार करे, जबकि कुछ परिस्थितियों में वह काफ़ी एक्स्ट्रावर्ट्स भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए जो शब्द यूज किया गया वह हुआ एम्बीवर्ट्स, यानी दोनों के बीच का, एक्स्ट्रावर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स के बीच का। एम्बी का मतलब ये होता है दोनों जिसमें समाहित हों, दोनों के जो गुण समाहित हों। अब फ्रेडमैन एंड रोजेनमैन का सिद्धांत देख लेते हैं हम लोग। इसकी भी काफ़ी स्वीकार्यता है और इस सिद्धांत को काफ़ी गहराई से देखा जाता है। फ्रेडमैन और रोजेनमैन अपने पर्सनालिटी थ्योरी में बेसिकली जानना चाह रहे थे साइको सोशल रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी मनोसामाजिक जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनके बारे में। तो वो व्यक्तित्व के ऐसे गुणों को समझने या उनको चयन करने का कोशिश कर रहे थे जिससे आप में या किसी इंडिविजुअल में साइको सोशल मनोसामाजिक रिस्क बढ़ जाता है, जिससे उसमें इस तरह के खतरे की संभावना बढ़ जाती। वो कौन से ऐसे गुण हैं? उसी क्रम में उन्होंने व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 2 प्रकार से बांटा। पहला था टाइप ए। टाइप ए में क्या था? पीपल ऑफ दिस टाइप पोजेस हाई मोटिवेशन, लैक पेशेंस, फील शॉर्ट ऑफ टाइम, बी इन अ ग्रेट हरी एंड फील लाइक बीइंग ऑलवेज बर्डनड विथ वर्क। तो ऐसे व्यक्तियों में लगातार काम करने की प्रवृत्ति होती है। उनको लगता है कि उन पे काम का बोझ बहुत ज़्यादा है और काम करना है। हाई मोटिवेशन वाले होते हैं। पेशेंस कम होता है, धैर्य कम होता है, समय की उनको कमी लगती है। उनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और समय बहुत कम है हमारे पास, बहुत जल्दी में रहते हैं। उनके लिए रिलैक्स करना और सारे कामों से अपने को काट लेना कुछ देर के लिए भी मुश्किल होता है। फ्रेडमैन एंड रोजेनमैन ने कहा कि जो व्यक्ति टाइप ए पर्सनालिटी के गुणों वाले होते हैं उनमें हाइपरटेंशन या रक्तचाप का बढ़ना और अन्य हृदय विकारों की संभावना ज़्यादा होगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति चूँकि इम्पेशेंट होते हैं, अधैर्य वाले होते हैं, तो उनमें चिड़चिड़ापन और
एक्सेस्परेशन, बिखर पड़ने की प्रवृत्ति भी ज़्यादा होगी। टाइप बी की बात करें तो ऑब्वियसली टाइप बी पर्सनालिटी वाले लोग टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोगों के उलट होते हैं। ये नॉर्मली रिलैक्स रहते हैं, पेशेंट होते हैं, क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो सकते हैं, यानी सर्जन और कल्पनाशील होते हैं, और अपने बारे में सेल्फ एनालाइज करते रहते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही रास्ते पर है, और इस तरह के विचार जो कि उनके एडजस्टमेंट को बेहतर करता है, उनका जो समायोजन है उसको और बेहतर कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों में इस तरह के जीवन स्तर से जुड़े हुए, लाइफ स्टाइल से, जीवन शैली से जुड़े हुए विकार यानी हाइपरटेंशन या कोई और हृदय विकार की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि मॉरिस नाम के एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बाद में टाइप सी तरह की पर्सनालिटी की बात भी की थी। ये फ्रेडमैन और रोजेनमैन की जो थ्योरी थी जिसमें उन्होंने टाइप ए और टाइप बी में बांटा व्यक्तित्व को, उसी में मॉरिस ने टाइप सी पर्सनालिटी को जोड़ा और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति टाइप सी व्यक्तित्व वाले होंगे वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत सहयोगी होते हैं, अनएसर्टिव होते हैं, बहुत हठी नहीं होते हैं, पेशेंट होते हैं, अपने जो निगेटिव इमोशंस हैं या नकारात्मक भावनाएं हैं जैसे कि गुस्सा हो गया या क्रोध है और दूसरों को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति, ऐसे प्रवृत्तियों का वह समन कर देते हैं, दबा देते हैं, और अपने जो दूसरे अथॉरिटी वाले लोग हैं, जो अधिकार वाले लोग हैं, उनका अनुपालन भी करते हैं। दे शो कंप्लायंस टू अथॉरिटी। और लेकिन ऐसे व्यक्तियों में यानी टाइप सी तरह के व्यक्तियों में कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। बाद में फिर टाइप डी तरह की पर्सनालिटी की भी बात की गई, जिसमें कि टाइप डी टाइप के पर्सनालिटी में डिप्रेस्ड होने के प्रोनेस ज़्यादा होती है, मतलब ऐसी संभावना रहती है कि ऐसे व्यक्ति विषादग्रस्त हो जाएंगे आगे चलकर। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग पर्सनालिटी के टाइप थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। तो पहला तो यह है कि यह जो टाइप थ्योरी है, प्रकार सिद्धांत, यह बहुत ही सीधा है, सरल है, जबकि हम लोगों को यह बहुत ही स्पष्टता से मालूम है कि मानव स्वभाव जो है वो बहुत ही जटिल और बहुत बदलने वाला, परिवर्तनशील होता है। तो यह संभव नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर पूरा किसी कैटेगरी में रखा जाए। ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके गुण किसी एक टाइप में नहीं समाते और उनको दूसरे टाइप्स के गुण भी उनमें पाए जाते हैं। तो ये था टाइप अप्रोच, जो कि अभी जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसमें बहुत स्वीकार्य सिद्धांत नहीं है। और आज का स्टैंड यह है कि व्यक्ति के व्यवहार की जटिलता और परिवर्तनशीलता को देखते हुए उसे किसी भी प्रकार में बांटना बहुत ही कठिन कार्य, बहुत ही दुष्कर कार्य है। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग साइकोडायनेमिक अप्रोच जो सिगमंड फ्रायड और उनके साथियों द्वारा दिया गया है उसको विस्तार से जान लेंगे। धन्यवाद।